हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों डेली की तरह यहाँ पर लेके आ चुके हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थात आईटीआई सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। पहले ही वीडियो मैंने बहुत सारी कंप्लीट कर दिया, यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ध्रुवों वाला डीसी जनित्र 1800 आरपीएम पर चल रहा है, आर्मेचर में धारा की आवृत्ति होगी। दोस्तों पहले तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है। 4 ध्रुवों की संख्या, मतलब कि P बराबर हमारा कितना दे दिया गया, 4 दे दिया गया है। और 1800 आरपीएम कह रहा है, मतलब कि NS का मान हमारा कितना दे दिया गया, 1800 दे दिया गया। तो हमसे पूछ कह रहा है कि आरपीएम पर चल रहा है तो आर्मेचर में धारा की आवृत्ति क्या होगी, मतलब कि हमसे यहाँ पर F का मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आप सभी को मालूम है इसका जो सूत्र होता है, क्या होता है, इसका सूत्र होता है F बराबर, या आप इसको लिख सकते हैं NS बराबर 120 F अपान P। और F हमसे पूछ रहा है तो F को बाहर निकाल देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा F बराबर NS P अपान 120। अब इसी पे हमको सॉल्व करना है, इसी सूत्र पे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा F बराबर NS P अपान 120 है, तो NS का मान हमारा कितना है, 1800 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1800 दिया गया है, गुणे ध्रुव की संख्या 4 है, 4 कर देंगे बटे 120। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए एक शून्य से आप एक शून्य इसको कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 12, 4 4 3 और यहाँ 12 हो जाएगा, और ये आपका 0 60 60 आएगा, 8 आ जाएगा। कितना दोस्तों आएगा, 60 हट आ जाएगा ये आपका। आप इसको गुणा भाग करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही दिया गया। तो ऑप्शन में जो दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर 60 जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर, इसमें से कोई नहीं, मतलब कि यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे कि इनमें से हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक विलगित उत्तेजित मतलब जनरेटर कोई है जो कि सेपरेटली एक्साइटेड है, वो जनरेटर में क्या होगा, यहाँ पर दिया गया है। क्षेत्र वाइंडिंग को बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है, या बाह्य क्षेत्र वाइंडिंग को प्रयोग की जाती है, या बाह्य कुंडली प्रयोग की जाती है, या क्षेत्र स्वयं उत्पादित होती है। दोस्तों देखिए, एक विलगित उत्तेजित जो जनरेटर होता है उसमें क्षेत्र वाइंडिंग को बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है, मतलब कि बाहरी से एक फोर्स दिया जाता है, जिसको यहाँ पर कह सकते हैं एक्सटर्नल एक्साइटेड कह सकते हैं इसको, कि जो बाहरी से आपको इसमें उत्तेजित करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है। और पृथक उत्तेजित जनित्र की क्षेत्र कुंडलियाँ जो होती है वो किसी भी बाह्य डीसी धारा जो होता है वो स्रोत उत्तेजक या बैटरी से उत्तेजित किया जाता है। और जो कि कम वोल्टता तथा उच्च धारा की आवश्यकता हो तो वहाँ पर हम क्षेत्र धारा की नियंत्रित करना पड़ता है, और वहाँ पर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि क्षेत्र वाइंडिंग को बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है, अर्थात ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आंतरिक ब्रश तनाव से ऑप्शन दिया गया मशीन का वेग कम हो जाएगा, बी ऑप्शन दिया गया निर्गम वोल्टता कम हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन में डी भी दिया गया और सी भी दिया गया है, तो इसको भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों, एक आपके पास कोई भी डीसी जनरेटर है उसमें ब्रश का जो तनाव होगा उसके कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और जो आंतरिक ब्रश होता है वो तनाव से दिक् परिवर्तन अपतित होगा, और वो जो सतह होगा वो घिस जाएगा। और ब्रश का जो कार्य होता है दिक् परिवर्तन से विद्युत धारा एकत्र करके उसे बाह्य परिपथ में भेजना ही इसका कार्य होता है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया गया है कि दिक् परिवर्तन अपतित होगा और सतह क्या हो जाएगा, घिस जाएगा। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि अगर एक डीसी के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर
एक डीसी के सप्लाई टर्मिनल को आपस में हम बदल देते हैं तो क्या होगा? मोटर एक डीसी जनरेटर के समान कार्य करेगी या चक्रण की दिशा परिवर्तित हो जाएगी? या यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, आप देख सकते हैं। चक्रण की दिशा अपरिवर्तित रहेगी या मोटर जल जाएगी। दोस्तों, अगर एक डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को हम आपस में बदल देते हैं या बदल दिया जाए तो चक्रण की जो दिशा है वो अपरिवर्तित रहेगी, मतलब कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि डीसी मोटर के आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल किसी एक को बदलकर जनरेटर की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है, तो दोनों को एक साथ परिवर्तित करने पर जनरेटर पहले की अवस्था में ही चलती रहेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन जो दिया गया है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चक्रण की दिशा अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर है, जो ARC वेल्डिंग होता है उसमें कौन सा जनरेटर प्रयोग किया जाता है? डीसी सीरीज मोटर सीरीज जनरेटर या डीसी शंट जनरेटर या डीसी कंपाउंड जनरेटर या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर? दोस्तों देखिए, जो RAC वेल्डिंग होता है उसमें डीसी कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, और ये जो जनित्र होता है शंट तथा श्रेणी जनित्रों में संयुक्त होता है। ठीक है, मतलब कि संयुक्त रूप होता है इसका, और ध्रुवों पर ये शंट तथा श्रेणी दोनों कुंडलियों पर ये कुंडलित होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, डीसी कंपाउंड मोटर। अब दोस्तों देखिए, इस तरह भी आप पकड़ सकते हैं, कंपाउंड मतलब कि दो चीज़ों से मिलकर ये बना है। मतलब कि जो इस जिस क्षेत्र में है इसकी बात की जाए, मतलब कि यहाँ पर हम जनरेटर की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर आपने यहाँ पर ग्रामर से भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे जो आपका कंपाउंड होता है, जो दो नाउन के योग से बना होता है वो कंपाउंड होता है, मतलब कि मिश्रित होता है। तो यहाँ पर डीसी मतलब कि सीरीज भी है और यहाँ पर हमारा शंट भी है। ठीक है, तो ये दोनों को मिलकर हमारा बना है कंपाउंड। तो डीसी यहाँ पर कंपाउंड जनरेटर हमारा हो जाता है, जो कि RAC वेल्डिंग में प्रयोग करने वाला जनरेटर, ये दोनों हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 46 पे। कह रहा है क्वेश्चन, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच YC का मान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, जो ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग होता है वो कम्यूटेटर पिच YC बराबर 3 होता है, और सॉरी YC बराबर क्या होता है? 3 होता है। चलिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा मैच करा है, ऑप्शन नंबर सी मैच करा है, तो सी ऑप्शन हम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 47 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को कहते हैं, क्या कहते हैं? लैप वाइंडिंग या वेब वाइंडिंग या रिंग वाइंडिंग या आयताकार वाइंडिंग? कौन सा वाइंडिंग इसमें आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर भी बताने का प्रयास करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यदि एक कॉइल के सिरों को हम कम्यूटेटर बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ दें तो इस वाइंडिंग को हम वेव वाइंडिंग कहते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दिया गया है। वेव वाइंडिंग कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे। कह रहा है क्वेश्चन, कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सिगामेंट्स पर जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं कम्यूटेटर कनेक्शन या कॉइल कनेक्शन या स्लॉट कनेक्शन या पाइप कनेक्शन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सिगामेंट पर जोड़ने की जो प्रक्रिया को हम कहते हैं वो कॉइल कनेक्शन कहते हैं, और इसमें जो हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, कॉइल कनेक्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा है क्वेश्चन, लेवल कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का उपयोग निम्न कार्य के लिए किया जाता है। जैसे कि ऑप्शन आपका दिया गया है, विद्युत आर्क वेल्डिंग में मतलब कि ARC वेल्डिंग में, या विद्युत ट्रैक्शन में, या बैटरी चार्ज करने में, या प्रकाश के लिए। दोस्तों, जो लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर का प्रयोग होता है वो विद्युत ट्रैक्शन तथा प्रकाश के लिए किया जाता है, मतलब कि दोनों चीज़ों के लिए किया जाता है, विद्युत ट्रैक्शन और प्रकाश दोनों के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन में केवल दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के लिए। तो उसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा विद्युत ट्रैक्शन और यहाँ पर प्रकाश। तो यहाँ पर प्रकाश हमारा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 50 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी जनित्र में प्रेरित EMF का सूत्र यहाँ पर थीटा
प्रति ध्रुवों में औसत चुंबकीय फ्लक्स है और जेड यहाँ पर दिया गया है चालकों की कुल संख्या और एन दिया गया आरपीएम में घूर्णन का वेग और पी दिया गया ध्रुवों की संख्या और ए दिया गया समांतर पथों की संख्या। तो सब कुछ तो आपके सामने है। अब यहाँ पर हमारा सूत्र क्या क्रिएट होता है, तो इसका जो सही सूत्र होता है वो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर दे दिया गया है तो हमसे ई फाई दे दिया गया है, जेड दे दिया गया, एन दे गया, पी दे गया, ए दिया गया। तो हमारा जो सिंपल सूत्र बनता है ई बराबर फाई जेड एन पी अपान 60 ए होता है। ठीक है, या हम इसको पी को अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए, ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे। कह रहा है क्वेश्चन, कौन सा जनित्र सभी लोड पर स्थित वोल्टता देता है? अस्तर कंपाउंड जनित्र या संचयी कंपाउंड जनित्र या आंतरिक कंपाउंड जनित्र या श्रृंखला जनित्र। दोस्तों देखिए, जो लेवल कंपाउंड जनरेटर होता है वो सभी लोड पर स्थिर वोल्टेज देता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ओवर कंपाउंड जो जनरेटर का होता है ये वोल्टेज लोड बढ़ाने से बढ़ता है, और अंडर जो कंपाउंड जनरेटर का लोड होता है ये लोड बढ़ाने से वोल्टेज घटता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है कि कौन सा जनित्र सभी लोड पर स्थिर रहता है, तो ये आपका होता है अस्तर कंपाउंड जनित्र। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे। कह रहा है क्वेश्चन, डीसी आर्मेचर लपेटन खाली स्थान कोटियों का होता है। यहाँ पर दिया गया लैप, लपेटन और विभाजित, संकेंद्रण और विभाजित, या यहाँ पर दिया गया है हीरा और संकेंद्रण, या डी ऑप्शन दिया गया है लैप और तरंग। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, अर्थात हीरा, संकेंद्रण, यहाँ पर लैप और तरंग। क्यों? क्योंकि दोस्तों डीसी आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है लैप तथा वेव दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और लैप वाइंडिंग में धारा का जो मान होता है उच्च होता है और वोल्टेज का मान निम्न होता है, जिसको हम कहते हैं ए बराबर पी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ए बराबर पी कहते हैं। और जो वेव वाइंडिंग होता है, वेव वाइंडिंग में धारा का जो मान होता है निम्न होता है और वोल्टेज का मान उच्च होता है, जिसको हम ए बराबर 2 कहते हैं। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी होता है और वेव वाइंडिंग में ए बराबर 2 होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा डी दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर लैप एंड वेव वाइंडिंग। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे। कह रहा है क्वेश्चन, स्थिर चाल पर चलने वाले श्रेणी वेस्टर्न जनरेटर में वृद्धि के साथ टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या घटती है, या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसका आंसर सभी लोग देखिए, जो सीरीज जनरेटर सीरीज जो मोटर होता है, ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, पहले इसको हम पकड़ते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए जो डीसी सीरीज मोटर के लिए आई ए बराबर आई एस सी और आई ए होता है। अब रीजन क्या होता है, क्योंकि तीनों सीरीज में जुड़े होते हैं, इसलिए धारा का जो मान होता है समान होता है, जिसको हम सूत्र के अनुसार भी बराबर ई बी माइनस आई ए आर ए से जानते हैं। ठीक है, जिसमें आपका ई बी जो होता है जनरेटेड वोल्टेज होता है, और यहाँ पर जो आपका ई बी भी होता है ये आपका टर्मिनल वोल्टेज होता है, और आई ए आपका आर्मेचर करंट होता है। और ये जो फार्मूला होता है, लोड करंट बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, घटता है, इस फार्मूला के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ये सी ऑप्शन। क्लियर हो गया दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर के भार समतित विशेषताएं निम्न के बीच का संबंध प्रदान करती है, ई एंड आई एफ, या भी एंड आई एफ, या भी एंड आई ए, या नॉन ऑफ दीज। दोस्तों डीसी जनरेटर में लोड जो होता है सेचुरेशन वक्र भी और आई एफ के बीच संबंध बताता है, और फ्लक्स प्रति ध्रुव जो होता है ये क्षेत्र एम्पियर वर्तन प्रति ध्रुव के संबंध में प्रदर्शित करने वाला चुंबकीय एक संतृप्त वक्र कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, बी एंड आई एफ, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्रेन और हाइस्ट के लिए किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? ध्यान से देखिएगा, मोटर की बात कह रहा है। क्रेन और हाइस्ट के लिए किस डीसी मोटर
को प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों क्रेन और हार्वेस्टर के लिए डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। अब रीजन क्या है क्यों इसका प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसका स्टार्टिंग का जो टार्क होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। और शंट मोटर का प्रयोग की बात करें तो शंट मोटर का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर स्थिर गति की आवश्यकता होती है, लेकिन क्रेन और हार्वेस्टर में स्थिर गति की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं श्रेणी मोटर का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, श्रेणी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पे। कह रहा है क्वेश्चन स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होती है या होता है? क्या चीज़ होती है? ऑप्शन देख लीजिए, न्यूनतम दक्षता, न्यूनतम धारा दक्षता, या आंतरिक प्रतिरोध, या उच्च आंतरिक प्रतिरोध। दोस्तों देखिए जो कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर होता है उसमें लो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। अब रीजन क्या है क्यों इसमें होती है? क्योंकि यदि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक होने पर लॉस जो होता है अधिक होता है, जिसके कारण जनरेटर में कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे कि निम्न आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर की क्षेत्र कुंडलियां आमतौर पर निम्नलिखित की बनाई जाती है, मतलब कि किस चीज़ की बनाई जाती है? माइका की, कॉपर की, या ढलवा लोहा की, या कार्बन की? दोस्तों देखिए जो डीसी जनरेटर की फील्ड कॉइल कॉपर की बनाई जाती है, पहले तो इसको ध्यान रखिएगा, जो डीसी जनरेटर होता है उसकी जो फील्ड कॉइल होती है वो आपकी कॉपर की बनाई जाती है। और माइका का प्रयोग कम्यूटेटर बनाने में किया जाता है, और ढलवा लोहे का प्रयोग युग बनाने में, और कार्बन तथा कार्बन ब्रश बनाने में किया जाता है कार्बन का। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। हमसे केवल पूछ रहा है कि कुंडलियाँ आमतौर पर किसकी बनाई जाती है डीसी जनरेटर में, तो हम मारेंगे केवल ऑप्शन नंबर बी अर्थात कॉपर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पे। कह रहा है क्वेश्चन डीसी जनरेटर में ध्रुव कोड से ध्रुव सु निम्नलिखित द्वारा आबद्ध रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डीसी जनरेटर का जो ध्रुव कोड होता है ये ध्रुव कोड से ही ध्रुव सु जो काउंटर होता है, ठीक है, और शॉक स्क्रू होता है उसके द्वारा आवर्त होता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर का काउंटर शुल्क स्क्रू अर्थात शंकुखात पेंच अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। जितने भी लोग वीडियोज देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह की वीडियोज आपको मिलती रहेगी डेली। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या सदैव होती है ध्रुवों की संख्या की दुगुनी, या ध्रुवों की संख्या के बराबर, या ध्रुवों की संख्या की आधी, या दो? दोस्तों देखिए लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रशेज जो होता है इक्वल टू सेम एज द नंबर ऑफ पोल्स, मतलब कि ए बराबर पी। बात आप समझ रहे हैं? इसमें क्या होता है ए बराबर पी होता है। और वेव वाइंडिंग में मैंने आपको बताया था कि ब्रशों की संख्या 2 होती है, मतलब कि ए बराबर 2 होता है। तो ये दोनों को ध्यान रखते हैं तो आप इसको बता सकते हैं। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि ध्रुवों की संख्या के बराबर अर्थात सम एज द नंबर ऑफ पोल्स। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन आपको कवर किया गया था। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।